हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली गाइस मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। तो सॉरी फॉर दैट। जो कुछ भी आ रहा है मटेरियल, आप उससे पढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा एक समरी बताऊँगी। अर्नोल्ड वेस्कर जो कि हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, और इनका एक वर्क है रूट्स, उसकी समरी बताऊँगी और कुछ अदर वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्नोल्ड वेस्कर की। अर्नोल्ड वेस्कर ही वॉज बोर्न इन 1932 एंड डाइड इन 2016। मतलब वो 2016 में उनकी डेथ होती है और उनका बर्थ होता है 1932 में। ये एक मिनट, लेट मी रेज इट। ही वॉज द ऑथर ऑफ 50 प्लेज। उन्होंने 50 प्लेज लिखे हैं। 4 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी की 4 वॉल्यूम्स लिखी हैं। 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऐसे मत जर्नलिज्म एंड ए बुक ऑन सब्जेक्ट ए चिल्ड्रन बुक सम पोइट्री। ठीक है, इतना आप हल्का सा इसको देख लेना क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट याद रख लेना 50 प्लेज। ही वॉज द ऑथर ऑफ 50 प्ले। उन्होंने 50 प्लेज लिखे हैं। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 20 लैंग्वेज। ये मायने रख रहा है अभी। उसके जो वर्क्स हैं 20 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। नोटेबल अवार्ड्स फॉर नाइट्स बैचलर। उनको 2006 में नाइट्स बैचलर मिला। अवार्ड का नेम है ये नाइट बैचलर, विच वॉज अवॉर्डेड टू अर्नोल्ड वेस्कर इन 2006। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना। वेस्कर को फाउंडेड इन 1974 राइटर्स रीडर पब्लिशिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड। मतलब इन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस को फाउंड किया था। को फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मिलकर एक पब्लिशिंग हाउस क्रिएट किया, मतलब उसको ओपन किया था। कब किया था? 1974 में। ठीक है, और ये अगर मैं दोबारा से पेन लेके आऊँगी तो ये सभी छुप जाएंगे उसमें। आप इनके नाम पढ़ लेना कौन कौन थे। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अर्नोल्ड वेस्कर के बारे में थोड़ा सा ये बस आपको ये बताया है। इतना इनके बारे में नहीं पूछा जाता जितना इनके वर्क के बारे में पूछा जाता है। और इनका पब्लिशिंग हाउस याद रख लेना, कब इन्होंने इसको फाउंड किया था? 1974 में। ठीक है, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ राइटर दैट इंक्लूड जॉन बर्गर, लीजा अपेंजी। देख लेना इनकी क्या अजीबोगरीब प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इनको देख लेना, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बस इतना ही याद रखना भी, अर्नोल्ड वेस्कर इन्होंने एक जो इनका पब्लिशिंग हाउस था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से कुछ भी मत भूलना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी ट्रायलॉजी। क्या है ट्रायलॉजी? ट्रायलॉजी क्या होती है? जहाँ पे एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स होती है जिसमें 3 नॉवेल्स होते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ नॉवल विच कंटेन्स 3 नॉवेल्स। तो फर्स्ट है इसमें, हाँ, इसमें क्या पूछा जाता है, जो ट्रायलॉजी होती है चाहे किसी भी राइटर की अगर आ जाती है ना, तो आपको उसका एक तो क्रोनोलॉजी याद कर लेनी है एज इट इज, जो कुछ भी है। क्योंकि ट्रायलॉजी में या हाँ, अगर आप उनका जो टाइम पब्लिशिंग पीरियड याद रख लेते हो तो उसमें क्रोनोलॉजी में उसको सेट करने के लिए पूछा जाता है, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कौन सा फर्स्ट नॉवल है इस ट्रायलॉजी में, कौन सा सेकंड है या कौन सा लास्ट है, या फिर इनको सीक्वेंस में लगाओ। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ट्रायलॉजी में, चिकन सूप विद बार्ले। सेकेंड इज रूट्स, जिसको हम पढ़ेंगे, एंड थर्ड इज आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलेम। चिकन सूप विद बार्ले पब्लिश इन 1957 and Roots published in 1958 and I am talking about Jerusalem published in 1959। ईजी है भाई, मतलब इनकी पब्लिकेशन बहुत ईजी है, 57, 58 और 59। और पहला क्या है? चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स, एंड थर्ड इज आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। अब इनका टाइटल याद रख लेना, ये वर्क है जो चिप्स विद एवरीथिंग। मतलब ये तो ट्रायलॉजी हो गई इनकी, ये तो ट्रायलॉजी थी। अब इनके ये वर्क हैं, इनके टाइटल याद रख लेना, ज़्यादा डीपली मत जाना। सबसे पहले देखते हैं हम चिप्स विद एवरीथिंग। चिप्स विद एवरीथिंग पब्लिश इन 1962 बाय अर्नोल्ड वेस्कर। नोट दैट इंपॉर्टेंट। द प्ले शो क्लास एटीट्यूड एट द टाइम ऑफ एग्जामाइनिंग द लाइफ ऑफ ए कॉर्पोरल। नेक्स्ट इज द फ्रेंड्स पब्लिश इन 1970। इनका पब्लिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ट्रायलॉजी का, बस इनका टाइटल याद रख लेना, द मर्चेंट। इट इज़ ए प्ले इन 2 एक्ट्स। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये द मर्चेंट याद रखना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि ये जो हमारे विलियम शेक्सपियर है, इनका विलियम शेक्सपियर का एक वर्क होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहाँ उस पे बेस्ड है ये, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से इसको लिया गया है। द मर्चेंट इट इज ए वर्क बाय अर्नोल्ड वेस्कर विच इज बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आगे बात करते हैं। इट फोकस ऑन जूइस शायलोक, एक शायलोक करेक्टर होता है ना हमारे जो विलियम शेक्सपियर हैं, उनका एक वर्क होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक शायलोक नाम का एक करेक्टर होता है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। ही लेटर रीनेम्ड, और इसके नेम के ऊपर उसने दोबारा से मर्चेंट का रीनेम किया, मतलब उसका नेम बदल दिया, शायलोक कर दिया। यूज द सेम 3 स्टोरी यूज्ड बाय शेक्सपियर इन मर्चेंट ऑफ, और वही सेम 3 स्टोरी जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में वही इन्होंने डिफाइन किया है, उसको ही याद रख लेना। इनकी ट्रायोलॉजी और इनका द मर्चेंट पब्लिश इन 1976, इसका पब्लिकेशन याद कर लेना। अब बात करते हैं हम रूट्स की। ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना भाई। ये कौन सा नॉवल है? ट्रायोलॉजी में सेकंड नॉवल है, पब्लिश इन 1958। एंड फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट, आप बगैर मतलब वीडियो को रिवाइंड किए उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, ठीक है। सबसे पहला कौन था, सेकंड वाला कौन सा है, और थर्ड कौन सा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रूट्स इज द सेकंड प्ले बाय अर्नोल्ड वेस्कर, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। इट इज रिटन इन नॉरफोक डायलैक्ट्स, ठीक है, नॉरफोक डायलैक्ट में लिखी गई है, ऑफ पीपल ऑन विच इट फोकस, ठीक है, इतना याद रखना। ये इट इज रिटन इन नॉरफोक डायलैक्ट। रूट्स वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट बेलग्रेड थिएटर इन में 1959, मतलब इसका परफॉर्मेंस कब हुई है? 1959 में, रिटन इन 1958। एंड जहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जो थिएटर का नाम क्या था? बेलग्रेड थिएटर, विद द जॉन प्लेराइट इन द लीड, मतलब इसमें जो लीड एक्टर कौन थे, जिन्होंने, मतलब ये प्ले है तो इसमें एक्टिंग तो किसी ने की होगी ना, तो वो थे जॉन प्लेराइट, बिफोर ट्रांसफरिंग टू रॉयल कोर्ट थिएटर। रूट्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेस्कर्स किचन सिंक ड्रामा। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, किचन सिंक ड्रामा। ये जो है ना, जो टर्म है किचन सिंक ड्रामा, उससे रिलेटेड जेनर है ये, मतलब रूट्स का जेनर क्या है? ये है किचन सिंक ड्रामा। पूछ लेते हैं ना कई बार कौन सा एंग्री यंग मैन से रिलेटेड वर्क है, कौन सा किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड वर्क है, तो ये क्या है? किचन सिंक ड्रामा। अब बात करते हैं हम, किचन सिंक ड्रामा होता क्या है। किचन सिंक ड्रामा, इट इज किचन सिंक रियलिज्म, इट इज ए ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट थी दैट डेवलप्ड इन लेट 1950s एंड 1960s। आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है, इसका टाइम पीरियड किसके अराउंड था? 1950 और 1960s के अराउंड थी ये। कई बार पूछा जाता है, लाइक आपकी कई मूवमेंट दे देंगे। अगर मैं बात करूं, आपने मूवमेंट दूसरी मूवमेंट भी की, एक ओनली द मूवमेंट है, या फिर हम रोमांटिक पीरियड में जाएं, वहाँ पे भी लाइक प्री रैफेलाइट राइटर्स थे। अगर मैं बात करूँ कैवलियर राइटर, हमारे मेटाफिजिकल राइटर, या ट्रांजिशनल पीरियड, और था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इस टाइप से अगर मैं बात करती हूँ, तो इनमें से कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन में दे देते हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ कौन सा पहले आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना इनका। लाइक हमारा सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले क्या आता है हमारा, लाइक अभी मैंने जैसे बात की, रोमांटिक पीरियड में हमारे प्री रैफेलाइट आते हैं। आप इनको ऐसे अलग कर सकते हो, मेटाफिजिकल कब आते हैं, कैवलियर पोइट कब आते हैं, और ट्रांजिशनल पोइट कब आते हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब आती है। तो इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रख लेना, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड है 1950s और 1960s के अराउंड है। जो इसके प्रोटैगनिस्ट होते थे ना, अभी मैंने बात की एंग्री यंग मैन की, जो इसके प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो। जो इसके हीरो होते हैं ना, जो किचन सिंक ड्रामा होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रामा। और इस जैसे ट्रेजेडी होती है हमारी, कॉमेडी होती है, तो इसी टाइप से ये किचन सिंक ड्रामा है। इसके जो प्रोटैगनिस्ट है उसको क्या बोला जाता था? कि एंग्री यंग मैन हु वर डिसइल्यूशन्ड विद मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी से काफ़ी परेशान है। इट इज़ यूज्ड ए स्टाइल ऑफ सोशल रियलिज्म। अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ करते थे? दे यूज सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म क्या होता है भाई? रियलिज्म क्या होता है? रियलिटी को दिखाना, द थिंग एज दे आर, जैसे कि वो चीज़ें हैं उनको वैसा ही प्रेजेंट कर देना,
ठीक है, वो होता है रियलिज्म। और सोशल रियलिज्म वही भाई सोसाइटी में जो चल रहा है वही चीज़ें दिखा देना एज इट इज़, मतलब उनको कुछ छुपाना नहीं, उनके बारे में थोड़ा मॉडिफाई मत करना, जो कुछ है यही है, ठीक है। विच डिपिक्टेड द डोमेस्टिक सिचुएशंस, जो डोमेस्टिक सिचुएशन के बारे में बात करती है। हम वहाँ पे जो वर्किंग हाँ एक और है वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसमें पीपल कैसे रहते हैं उसके बारे में ये किचन सिंक ड्रामा बात करता है। किचन सिंक मतलब आप समझ गए ना, इससे समझ सकते हो आप भाई ये डोमेस्टिक जो हमारा डोमेस्टिक सिचुएशन है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। लिविंग इन ए क्रैम्प्ड रेंटेड अकोमोडेशन, उनके घर के बारे में बताया जाता है, वो किस टाइप की सिचुएशन है उनके घर की, कैसी कंडीशन है, मतलब थोड़ा क्लमसी है, थोड़ा लाइक सीलन भरी बदबू आ रही है उनके घर से, क्रैम्प्ड है, जर्जर हालत में है, इस टाइप से। स्पेंडिंग देयर, और वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो मतलब काम करने के बाद आते हैं, ड्रिंक करते हैं, पब की हालत बताई जाती है, कंट्रोवर्शियल सोशल एंड पॉलिटिकल इशू पे बात कर रहे हैं, एंड एबॉर्शन एंड होमलेसनेस, इस टाइप की थीम होती हैं, ठीक है। किचन सिंक ड्रामा क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, और क्या है ये, इट टॉक्स अबाउट द डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ ए वर्किंग क्लास पीपल इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की वर्किंग क्लास पीपल के बारे में बात करते हैं। और एंग्री यंग मैन क्या है, ये टर्म क्या है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है किचन सिंक ड्रामा का उसको हम एंग्री यंग मैन बोलते हैं। ये एक प्रॉपर से ग्रुप ऑफ राइटर है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन का मतलब ये नहीं बस यही है, एक ग्रुप ऑफ राइटर है, वो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, और वो पेपर में भाई हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछो, मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको मैं करवाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। द हार्श रियलिस्टिक कंट्रास्टेड शार्पली विद द एस्केपिज्म ऑफ द प्रीवियस जनरेशन सो कॉल्ड, ये जो वर्क है जो किचन सिंक ड्रामा है ये उसके अपोजिट है। किसके अपोजिट, वेल मेड प्ले। वेल मेड प्ले क्या होते थे, जिसमें एस्केपिज्म होता था, एस्केपिज्म मतलब जो रियलिटी को नहीं दिखाते थे, जिसमें मतलब वेल मेड बस अच्छा ही दिखाई जाती थी, सोसाइटी के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते थे, इस टाइप से। ये उनके अपोजिट है, मतलब वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सोसाइटी में ये हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, सब खुश हैं, पॉलिटिकल कंडीशन भी अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, थोड़ा रियलिटी में जाके बात की जाती थी। द फिल्म प्ले एंड नॉवेल्स एम्प्लॉइंग दिस स्टाइल आर ऑफन सेट इन पुअरर इंडस्ट्रियल एरिया, सेटिंग क्या होती थी, पुअरर इंडस्ट्रियल एरिया इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, यूज द एसेंट एंड स्लैंग हियर्ड इन द रीजन, और इनकी लैंग्वेज कैसी होती थी, जो स्लैंग्स और असेंट उस रीजन में सुनाई मतलब जिस टाइप की लैंग्वेज उस रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ की जाती थी, सेम एज इट इज़ लैंग्वेज राइटर अपनी बुक्स में अप्लाई करते थे। तो यहाँ से याद रखना है, इसके प्रोटैगनिस्ट को क्या बोला जाता है, इसकी सेटिंग कहाँ होती है, और ये इसको किचन सिंक ड्रामा क्यों बोला गया है, ठीक है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम प्ले की, जिसकी बात हम कर रहे थे, प्ले के बारे में बात करते हैं, बीच में किचन सिंक ड्रामा आ गया तो हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्यों हुए, क्योंकि हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई थी, दैट्स वाई वी एक्सप्लेन दैट, आई एक्सप्लेन दैट, वी नहीं, यू तो आपने तो केवल सुना है ना, एक्सप्लेन तो मैंने किया है, आपने सिर्फ मेरा साथ दिया सुने। चलिए बात करते हैं प्लॉट एंड समरी। जो रूट्स है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स, 3 एक्ट्स होते हैं। पता है जब आप बात करते हो ना विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड, वहाँ पे ना कोई भी प्ले होता है, आप नोटिस करना मोस्टली 5 एक्ट प्ले होते हैं, मोस्टली उनके 5 एक्ट होते हैं। जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, जैसे जैसे मतलब मॉडर्न पीरियड आता जाता है, तो इन एक्ट्स की संख्या घटने लगती है। अब यहाँ पे आके मोस्टली जो वर्क हैं उनके एक्ट ओनली 3 रह जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसमें कितने एक्ट हैं, थोड़ा टाइम पीरियड याद रखना, ये किस एज से रिलेटेड है, तो आप अच्छे से तुक्का भी लगा सकते हो वहाँ पे। रूट्स फोकस ऑन, हाँ यहाँ पे क्या है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, बेटी ब्रेंट एंड रोनी। बेटी ब्रेंट एंड रोनी दे आर लवर्स, ठीक है, वो लवर्स हैं और वर्किंग क्लास से, जैसा कि किचन सिंक ड्रामा है, वर्किंग क्लास पीपल से बिलोंग करते हैं, ये इसका बॉयफ्रेंड है। अब बात करते हैं एक्ट 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ, एक मिनट, 2 ए वुमेन, हाँ बस इतना ही, यहाँ पे ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। बेटी कम्स, एक्ट फर्स्ट में क्या होता है, ये जो बेटी है ये अपनी सिस्टर के पास आती है इन नॉरफोक, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज का स्टाइल क्या यूज़ किया हुआ है, नॉरफोक, तो नॉरफोक स्टाइल था, तो वो जगह भी नॉरफोक है।
तो वहाँ अपनी सिस्टर के पास आती है और बहुत खुश दिखाई देती है, वो गाने गाती है, डांस कर रही होती है, मतलब एक टाइप से झूमते हुए चल रही है, मतलब जो एक टाइप से उसका जो अपने प्यार में वो खोई हुई है। सी इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर बॉयफ्रेंड रोनी, वो अपने बॉयफ्रेंड रोनी के बारे में काफ़ी उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, उस पर काफ़ी प्रभाव है। सी कोट्स हिम मोस्ट ऑफ द टाइम इन द प्ले, और वो बार बार उसका नाम कोट्स करती है प्ले में। मतलब जब कोई किसी के प्यार में होता है तो वो उसके बारे में ही बातें करते रहता है ना, इस टाइप से कुछ सिचुएशन बेटी ब्रेंट के साथ भी हो रही है। वो अपनी सिस्टर के यहाँ आई हुई है, कुछ भी बात करती है वहाँ पे रोनी का नाम लेती है, रोनी ऐसा है, रोनी वैसा है, रोनी ने ये किया, रोनी ये खाता है, रोनी ये पीता है, ठीक है, और मतलब अपने प्यार में खोई हुई झूमती हुई घूमती है। तो ये एक्ट 1 की स्टोरी है। एक्ट 2 में क्या होता है, बेटी विजिट हर पेरेंट्स एंड टेल दैम अबाउट रोनी। अब वो क्या करती है, पहले एक्ट में कहाँ पे सेटिंग है, नॉर्फोक में, और दूसरे एक्ट में कहाँ पे जाती है, अपने पेरेंट्स के पास चले जाती है और उनको बताती है रोनी के बारे में, पहले अपनी बहन को बताया। फिर थर्ड एक्ट में क्या होता है, बेटी हर पेरेंट्स हर सिबलिंग्स ऑल वेट फॉर रोनीज अराइवल, सभी मतलब उसका एग्रीली वेटिंग फॉर रोनी, वो उनके लिए उत्सुकता से उसका वेट कर रहे हैं सभी, उसके पेरेंट्स भी, उसके सिबलिंग्स भी, सभी रोनी कब आएगा। बट रोनी नहीं आता, वो एक लेटर भेज देता है, वो बोलता है, मतलब उसने सब सेट कर लिया है मामला, बेटी ब्रेंट ने, भाई मेरे ऐसे ऐसे हैं, मेरा मतलब अफेयर, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, सब मतलब खुश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक से लेटर आ जाता है और उसका जो प्लान है उससे शादी करने का, वो मतलब शटर हो जाता है। वो एक तरफ से शटर क्या होता है, मतलब बिखर जाना, मतलब वो बहुत परेशान हो जाती है। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, उस लेटर में लिखा हुआ है, भाई हम अपनी इस रिलेशनशिप को फर्दर कैरी नहीं कर पाएंगे, मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा अपनी इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इस टाइप से मतलब ब्रेकअप हो जाता है। और बेटी सेटर्ड, वो काफ़ी बिखर जाती है, टूट जाती है, बट गेन्स हर स्ट्रेंथ, लेकिन दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है, मतलब हिम्मत जुटाती है। सेज आई एम बिगनिंग, क्या बोलती है लास्ट में, आई एम बिगनिंग, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो प्ले है वो एंड हो जाता है। ये स्टोरी थी, बस आपको क्या याद रखना है, वो बेटी ब्रेंट और रोनी दे आर लवर्स, और थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में है जो इसके करेक्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। पहले हम इसकी थीम के बारे में बात करते हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट आप देख लेना थोड़ा सा। इट टॉक्स अबाउट द थीम ऑफ सोसाइटी, कल्चरल डिफरेंस, फैमिली, थीम ऑफ फ्रीडम, थीम ऑफ ग्रोइंग अप, थीम ऑफ आइडेंटिटी, थीम ऑफ लव एंड थीम ऑफ वुमेन। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े करेक्टर। अब बेटी ब्रेंट और रोनी के बारे में हम बात कर चुके हैं। सी इज एन एनर्जेटिक वुमेन एंड रोनी खान हर बॉयफ्रेंड हु वाज ए सोशलिस्ट, वो एक सोशलिस्ट है। और नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट, या स्टैन मैन, इसको याद रख लेना, स्टैन मैन ए पुअर ड्रंक ट्रैगी कॉमिक करेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है। बेटी ब्रेंट, रोनी एंड स्टैन मैन, ठीक है, और ये इसके सिबलिंग्स हैं, इनको भी देख लेना। जो बेटी ब्रेंट के सिबलिंग्स का नाम क्या है, जेनी एंड फ्रैंक, और जेनी जो इसकी सिस्टर होती है उसके हस्बैंड का नाम क्या है, जिमी, और फ्रैंक इसका ब्रदर होता है। और पर्ल फ्रैंक्स वाइफ, फ्रैंक की वाइफ कौन है, पर्ल। इतना याद रख लेना आप, इतना ज़्यादा जितना भी मतलब स्लाइड में ना, इससे एक्स्ट्रा करके मत जाना। अगर पेपर में इससे एक्स्ट्रा कुछ आता है ना तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करना, मैम आपने ये बोला था भाई अर्नोल्ड वेस्कर से वही आएगा जो मैं बता रही हूँ और वो नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट करना, मतलब जो मेरी स्लाइड है ना इससे बात कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बस इसको रट जाना। 4-5 बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एक तो बेटा मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर थोड़ा सा व्यू नहीं आते ना तो मैं डिस्करेज हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को पहचानें, मेरे चैनल पर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।